कल हमने चर्चित किया था कि वैदिक काल में राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आर्यों की साम्राज्य सीमा क्या थी और राजनीतिक संगठन कैसा था, उनकी शासन पद्धति किस तरह थी। तो शासन पद्धति में ही आपको बताया था कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था ही मुख्य रूप से थी। उत्तर वैदिक काल में कुछ गणों का उल्लेख मिलता है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो राजा था वो अन्य कई उपाधियां धारण करता था, जैसे भोज, साम्राज्य, सम्राट, स्वराट। अब आता है इनकी राजा के अधिकार और कर्तव्य। तो जब हम राजा के अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में अधिकांश राज्य जो थे वो छोटे थे, लेकिन राज्य छोटे होने से राजाओं के जो सम्मान था, राजा का जो कर्तव्य था, राजा के जो अधिकार थे, उन पर कोई प्रभाव नहीं था। वही राज्य का प्रधान अधिकारी होता था। राज्य की समस्त शक्तियां जो हैं उसमें केंद्रित होती थी और वो अपने हिसाब से शासन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजकोष, अधिकारी, कर्मचारी की नियुक्ति करता था और न केवल नियुक्ति करता था अपितु पदच्युत उन्हें पद से हटाने का भी अधिकार रखता था। न्याय के क्षेत्र की बात करें तो न्याय में वो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। अंतिम निर्णय जो है वो उसी के द्वारा किया जाता था। उस पर कोई कानूनी अंकुश नहीं था। कुल मिलाकर राजा को असीम शक्तियां प्राप्त थी। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल रूप में देखें तो राजा जो है उसके लिए ये जो अधिकार थे इसके बदले में कर्तव्य भी निर्धारित किए हुए थे। और कर्तव्य ये थे कि अगर वो अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति करेगा तो हालांकि वो स्वतंत्र है कि खुद कर दे, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, जब राजा अपनी अधिकारियों या कर्मचारियों की नियुक्ति करता था तो वो अपना दायित्व समझता था कि मैं इनकी नियुक्ति विचार विमर्श के बाद ही करूं। शासन संबंधी जितनी भी नीतियां बनाता था उसमें भी वो अपने अधिकारियों और कर्मचारियों से विचार विमर्श करता था। वो अपने कर्तव्य में प्रजा के हितों की पूर्ति को सर्वोपरि रखता था, उनकी सुरक्षा और संपत्ति को सर्वोपरि मानता था। बाह्य आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा जो है वो प्रदान करता था। राज्य की सीमा बढ़ाने का भी वो कर्तव्य रखता था कि मुझे अपने राज्य की साम्राज्य की सीमा को विस्तारित भी करना है, ये भी वो अपना एक दायित्व समझता था। और शांति काल में धार्मिक अनुष्ठान करना, यज्ञ संपन्न करवाना, प्रजा की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहयोग देना, गुप्तचर व्यवस्था का संचालन करना, अपराधियों को दंड देना, विद्वानों और साधु सन्यासी जो है उनका आदर करना, उनको आर्थिक सहायता देना। कुल मिलाकर राजा के कर्तव्य में प्रजा हित ही सर्वोपरि होता था। उसका हित जो है वो ज़्यादा मैटर नहीं रखता था प्रजा हित के सामने। हालांकि राजा की शक्तियां असीम थी और वो अपने कर्तव्य का भी निर्धारण करता था। इसके एवज में प्रजा जो है वो स्वेच्छा से राजा के इन कर्तव्यों के बदले राजा की आज्ञा को पालित करती थी और राजा को राज्यकार्य चलाने के लिए नियमित रूप से कर देती थी, जो कि बलि के रूप में जाना जाता था। और आमतौर पर ये आय का 1/6 भाग होता था। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े राज्य जो हैं उनका निर्माण होने लगा। जैसे ही बड़े राज्यों का निर्माण हुआ, राजा की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई, उसकी संपत्ति भी बढ़ी, उसकी सत्ता जो थी उसमें भी विकास होता चला गया। और इस युग में जनता द्वारा राजा को चुनने की जो प्रथा थी वो लगभग समाप्त हो गई। हालांकि मैं पहले भी बताया था कि राजा का पद जो है वो वंशानुगत होता था,
राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता था, लेकिन राजा बनने से पहले उत्तराधिकारी का चयन किया जाता था और उसे कहीं ना कहीं अनुमति लेनी पड़ती थी जनप्रतिनिधियों की उसके निर्वाचन करते समय। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जो निर्वाचन की प्रक्रिया थी वो करीब करीब एक तरह से ख़त्म होती चली गई और राजा जो है वो उत्तराधिकारी का जो नियम था राजा के वो दृढ़ होता चला गया और राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही आमतौर पर निर्वाचित किया जाता था, वो राजा के द्वारा ही। जनप्रतिनिधियों का इसमें कोई रोल ज़्यादा नहीं रहा। राजा जो है वो कई उपाधियां धारण करने लगा, जैसे सम्राट, भोज, स्वराष्ट्र, विराट आदि। राजा का जो पद था वो दैव उत्पत्ति का सिद्धांत जो है उससे प्रेरित हो गया और ये माना जाने लगा कि राजा की शक्ति जो है वो सर्वोपरि है और राजा जो है वो एक तरह से दैवीय जो शक्ति थी वो उसमें देखी जाने लगी। इसलिए राजा के अधिकार जो थे उनमें काफ़ी वृद्धि हो गई, क्योंकि इससे पहले राजा के कर्तव्य जो हैं वो ज़्यादा थे लेकिन यहाँ अधिकार ज़्यादा हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्तव्यों में भी कमी आई हो और या उसकी निरंकुशता में वृद्धि हुई हो, ऐसा भी नहीं था। अगर कोई अत्याचारी, क्रूर और निरंकुश राजा होता था तो उसकी निंदा होती थी। इसलिए राजा को अपने कर्तव्यों का तो ध्यान रखना ही पड़ता था, चाहे वो ऋग्वैदिक काल में तो उसके कर्तव्य थे ही निर्धारित, लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी वो उसका जो कार्य होता था वो प्रजा हितों की पूर्ति के लिए ही होता था। प्रारंभ में ऋग्वैदिक काल में जो बलि दिया जाता था वो स्वेच्छा से दिया जाता था और आमतौर पर सब जो है 1/6 भाग जो है वो बलि, जिसे कहीं कहीं बलि कहा गया है, कहीं शुल्क कहा गया है, कहीं भाग कहा गया है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर जो है वो जबरदस्ती भी वसूल किया जाने लगा। एक जो इस समय में चेंज आया वो ये आया कि राजा जो है वो बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करने लगे, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राज्याभिषेक यज्ञ, और यज्ञ जो है कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा से संबंधित हो गए और इन यज्ञों के कारण प्रजा जो है उन पर करों का भार जो है वो बढ़ता चला गया। और कुछ विद्वानों ने तो राजाओं पर आरोप लगाया है कि उत्तर वैदिक काल में राजा जो हैं वो अपने उत्तरदायित्व से, अपने कर्तव्य से विमुख होकर व्यक्तिगत भोग विलास की ओर बढ़ने लगे और उन्हें महत्व देने लगे। ये उस समय की शासन व्यवस्था थी, राजा के अधिकार और कर्तव्य थे। अब आते हैं राजा के या राजतंत्र में प्रमुख अधिकारी। चाहे ऋग्वैदिक काल हो चाहे उत्तर वैदिक काल हो, राजा को राज्य कार्य चलाने के लिए, राज्य कार्य में मदद करने के लिए, शासन संचालन में राजा की सहायता करने के लिए अधिकारी और पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ऋग्वेद में जिन अधिकारियों का उल्लेख मिलता है उसमें पुरोहित, सेनापति और ग्रामणी। पुरोहित का पद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता था